अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको हम खुशामदीद करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कराची मैट्रिक बोर्ड 2021 के फ़िज़िक्स के मॉडल पेपर क्लास मैट्रिक के, जिसमें हम उनके एमसीक्यूज़, सॉल्यूशंस और उनकी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है टाइम, स्पीड, वेलोसिटी या सराउंडिंग्स। अब इसके करेक्ट आंसर पर डिस्कशन करते हैं। एक बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तभी वो मोशन में कहलाती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल इस तरह से, हम इस वक्त अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, बट अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, तो हमें भी इस तरह से स्टेट ऑफ मोशन में होना चाहिए था, लेकिन हम अपने सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। मींस सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, इसलिए हम स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं। और अर्थ अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज कर रही है, इसलिए स्टेट ऑफ मोशन में है। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है जिसमें इसका आंसर हमें सराउंडिंग हो जाता है इस तरह से। इसमें टाइम नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकता और वेलोसिटी नहीं हो सकता। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of matter, energy and interaction between them is called। फिर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस। तो इसमें अगर हम हमारे ऑप्शन पर डिस्कस करें, केमिस्ट्री वो साइंस है जो कि किसी भी मैटर किस तरह से बना है, मैटर किस चीज़ से कंपोज्ड हुआ है, उसकी साइंसेस के बारे में वो केमिस्ट्री होती है। बायोलॉजी जो है हमारे पास जितनी भी लिविंग साइंसेस, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में होता है वो होती है। फिज़िक्स हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में सिर्फ फिज़िक्स ही डिस्कस करती है। और कंप्यूटर साइंस हमारे पास सारी आर्टिफिशियल साइंसेज हैं, या जो ह्यूमन जनरेटेड साइंसेज हैं वो सारी कंप्यूटर साइंसेज होती हैं। अब आते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। थर्ड एमसीक्यू में इन्होंने हमसे पूछा है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। फिर हमारे पास ऑप्शन हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 या 0। तो जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव टॉर्क हमारे पास हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फिर हमारे पास ऑप्शन है केल्विन, 1/Kelvin, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जैसा आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पिक्चर में दिख रही होगी, अगर इसकी एसआई यूनिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है फिफ्थ एमसीक्यू, जिसमें हमसे पूछा है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड। फिर हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, कंपोजिशन, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को मिलाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह से अगर हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो हमारे पास होता है बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिक्स्थ एमसीक्यू में उन्होंने हमसे पूछा है, अब कौन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें बोथ साइड्स बैलेंस हो, या जैसे हम आपको पिक्चर में ये दिख रहा है सीसॉ, बोथ साइड से बैलेंस है, तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है अगर हम उसका हल्का सा उसको टच करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वो गिर जाएगा। इसी तरह स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है हम अगर हल्का सा उसको पुश करें या हल्का सा डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो अपनी स्टेट यानी अपनी पोजीशन बरकरार रख लेता है। तो अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस, ये हमारे पास इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों?
कोन अपनी बेस पे बिल्कुल खड़ी हुई है, नॉर्मल अपनी टिप पे नहीं है, अपनी बेस पे खड़ी हुई है। अगर हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये एग्जांपल है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब बढ़ते हैं हम 7th MCQ की तरफ। 7th MCQ में हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ G वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, फिर हमारे पास 4 साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे, न्यूटन, आइंस्टाइन, कैवेंडिश या जूल। वैल्यू ऑफ G जो है हमें किसने डिटरमाइन करके दी थी, तो ये एक फैक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कैवेंडिश। अब बढ़ते हैं 8th MCQ की तरफ। इसमें इन्होंने पूछा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी, हुक्स लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। वो कहता है एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो जैसे हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसी तरह ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, अगर हम लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करें, लॉ ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि एनर्जी चेंज बिफोर और आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन दिए इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्थ ऑप्शन, इसमें इन्होंने सिंपल एक, अगर मैं पिक्चर से बात करूं, एक बॉल है जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। अब ये बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बढ़ते हैं हम 9th MCQ की तरफ। इसमें पूछा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, पावर या काइनेटिक एनर्जी। तो द रेट मीन्स कोई भी चीज़ टाइम से अगर हम डिवाइड करें तो रेट होती है। अगर हम पावर की डेफिनेशन पढ़ें, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम, इससे हमें पता चल जाता है कि ये इस MCQ का आंसर होगा हमारे पास पावर। इसी तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फार्मूला आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और mhg हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पावर। अब बढ़ते हैं 10th MCQ में। 10th MCQ में उन्होंने हमसे पूछा था SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स, जूल, वोल्ट या वाट। तो प्रेशर का यूनिट तो इसमें एक ही है, पास्कल, जो कि इसका SI यूनिट भी है। इसी तरह अगर हम जूल की बात करें तो जूल हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, वोल्ट जो है हमारे पास वोल्टेज का यूनिट है और वाट हमारे पास पावर का यूनिट है। तो यहाँ हमारे पास आंसर है पास्कल्स। अब बढ़ते हैं 11th MCQ की तरफ। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है व्हेन द सनलाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म अ सेट ऑफ 7 कलर इज ऑब्टेन्ड, दिस सेट ऑफ कलर इज कॉल्ड रेनबो स्पेक्ट्रम कलर्ड सेट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट रे हमारे पास प्रिज्म से पास होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है रिस्पेक्टिव, जिसमें हमारे पास विबग्योर एक स्पेक्ट्रम का नाम है, उसमें टूट जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है रेनबो, जो कि गलत है, रेनबो नहीं होता ये। स्पेक्ट्रम हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारे पास लाइट रे ब्रेक हो रही होती है इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कलर्ड सेट, ये भी इसका एक नाम कह सकते हैं किसी हद तक, बट फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में स्पेक्ट्रम इसका एक करेक्ट आंसर है। इसी तरह डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये एक पूरा फिनोमेना को कहा है यहाँ पे। तो द सेट ऑफ कलर्स जो है हमारे पास यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर स्पेक्ट्रम। अब 12th MCQ में ना हमसे पूछा है 10⁻⁹ सेकेंड इज कॉल्ड मिली सेकेंड, माइक्रो, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड। अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें बताया हुआ है कि मिली सेकेंड क्या होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9 और पीको 10⁻⁻12। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड्स। 13th MCQ में हमसे पूछा था साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वाटर, सॉलिड्स, गैसेस या वैक्यूम। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है साउंड वेव्स होती कैसी हैं। साउंड वेव बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जो कि किसी भी इनको ट्रैवलिंग करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव हमारे पास
वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसी तरह साउंड वेव हमारे पास वाटर में और सॉलिड में और गैसेस में आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा ये सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, इसके बाद वाटर में और फिर गैसेस में। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो कि किसी भी मीडियम से ट्रैवल हो सकती हैं आराम से, जो वैक्यूम से भी ट्रैवल हो सकती हैं। तो 14th MCQ में इन्होंने हमसे पूछा है अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, फिर हमारे पास ऑप्शन हैं प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर। तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मिरर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में होती हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर जो है आउटसाइड कर्व होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं इसी वजह से हम। तो जब भी इसके ऊपर पैरेलल रेस जो हैं टकराती हैं इससे, तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो इमेज इसकी फॉर्म होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही होगी, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब बढ़ते हैं 15th MCQ की तरफ। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है Q = 4 एंड P = 2 द मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर इज। मैग्नीफिकेशन के ऑप्शन हैं 0.5, 2, 3 या 4। अच्छा, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली मैग्नीफिकेशन का हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो कि है Q/P, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन का करेक्ट आंसर आएगा 2। इसी तरह से एक फार्मूला और भी होता है जिसमें इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। 16th MCQ में इन्होंने हमसे पूछा है इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज। फिर ऑप्शन है हमारे पास रियल, वर्चुअल या बोथ, या समटाइम रियल समटाइम वर्चुअल। तो हमारी आई लेंस का जो इमेज रेटिना पे बनता है वो हमेशा रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया रियल। अब बढ़ते हैं हम 17th MCQ की तरफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम इज। हमारे पास टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट क्या है यहाँ पे? ऑप्शन है हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल। तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है केल्विन। केल्विन हमारे पास एक एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर का। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कन्वर्जेंस भी शो हो रही होंगी, जिसमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस की कन्वर्जेंस जहन में रखेंगे तो आराम से आपका पेपर में हेल्प करेगा काफ़ी। 18 MCQ में इन्होंने हमसे पूछा है द सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड। फिर ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटर कहलाता है, इंसुलेटर, रेजिस्टेंस या डाइलेक्ट्रिक। तो जो भी हमारे पास मटेरियल होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, उसको हम हमेशा डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक। इसी तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कैपेसिटर की एक पिक्चर दी हुई है लेबलिंग के साथ, जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स, उसका सिंबल और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मेंशन किया गया है। अब बढ़ते हैं हम 19th MCQ की तरफ। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स और रिपल्स अदर मैग्नेट इज कॉल्ड। ऑप्शन है फिर हमारे पास सिंपल से 4, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड या ऑल ऑफ दिम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक चार्जेस के सराउंडिंग होती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड्स निकल रही होती हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर जा रही होती हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ साइड से हमारे पास फील्ड्स निकल रही होती हैं और साउथ साइड की तरफ अंदर जा रही होती हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड का सबको आइडिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो जो अर्थ की ग्रेविटेशन होती है जो अपने पास अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, तो ये तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया है मैग्नेटिक फील्ड। अब बढ़ते हैं हम 20वें MCQ की तरफ, यानी 20th MCQ, जिसमें पूछा है वर्क इज नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री। तो वर्क कब नेगेटिव होता है? वर्क हमेशा तब नेगेटिव होगा जब इन दोनों का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हमारे पास इसी सिचुएशन में 180 ऑप्शन है
और उस सिचुएशन में हमारे पास आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन हमेशा हमारे पास 0 होगा, और 90 से छोटा हुआ तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव कहलाता है। अब बढ़ते हैं 21st MCQ की तरफ, जिसमें इन्होंने हमसे पूछा है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मोस्ट ऑफ द करंट इज कैरीड बाय होल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें पी टाइप मटेरियल ज़्यादा होता है, जिसमें एक्सेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसा आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखा दे रहा होगा, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का छोटा सा डिफरेंस मेंशन हुआ है, ताकि आप अपने ध्यान में रख सकें। यहाँ पे पी टाइप मटेरियल में हमारे पास हमेशा होल्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया होल्स। अब बढ़ते हैं 22 MCQ की तरफ, जिसमें इन्होंने हमसे पूछा दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, फिजन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन। तो पिक्चर में आपको मेंशन किया गया होगा एटम बम में कौन सा फिनोमेना यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा फिनोमेना यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बेसिकली हमारे पास फ्यूजन का फिनोमेना यूज़ करते हैं, जिसमें ये कि दो न्यूट्रॉन्स या दो एलिमेंट्स मिलके एक मोर पावरफुल या मोर लार्जर न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिससे चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हुए हाइड्रोजन बॉम्ब जनरेट हो जाता है पूरा। इसी तरह अगर मैं एटम बम की बात करूं तो वो फिजन रिएक्शन यूज़ करता है, वो भी ख़तरनाक बॉम्ब होता है, उसमें भी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट यहाँ पे हमसे हाइड्रोजन बॉम्ब का पूछा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया फ्यूजन रिएक्शन। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने मैट्रिक बोर्ड के फिजिक्स के MCQs को सॉल्व किया। अब बोर्ड के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास पेपर में MCQs का वेटेज ज़्यादा होगा, यानी 50% MCQs होंगे। तो मज़ीद MCQs की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आप कौन से सब्जेक्ट की कौन सी क्लास की वीडियोस या MCQs का सॉल्यूशन चाहते हैं। शुक्रिया।